Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our next topic, that is structure of leaf and function of constituent cells. बाहर से जब हम एक लीफ को देखते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं और साइंटिफिकली उन्हें मुख्तलिफ़ नाम दिया गया है। मुख्तलिफ़ पार्ट्स लीफ के मुख्तलिफ़ हिस्सों को मुख्तलिफ़ नाम दिया गया है। लीफ, दिस इज़ कॉल्ड द स्टेम, राइट, जिससे वो लीफ निकल रहा है। और ये जो छोटा सा पतला सा ये जो डंडा है एक जिससे लीफ कनेक्टेड है इस छोटे से काइंड ऑफ स्टेम से, दैट इज़ कॉल्ड पेटियोल। ये दिस पार्ट ऑफ अ लीफ इज़ कॉल्ड पेटियोल, ठीक है, ये पेटियोल का कहलाता है। एंड दिस रीजन ऑफ द लीफ, दिस पार्ट ऑफ द लीफ, this region of the leaf and this part of the leaf is known as the leaf base. इसे leaf base कहा जाता है। and यहाँ पे अगर हम देखें तो this part of the leaf जो बीच में है बिल्कुल, this part of the leaf is called the mid brain, ठीक है। ये बीच में जो हमें लीफ के सेंटर में बिल्कुल जो एक लंबी पतली सी लाइन नज़र आती है जो लीफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड द लीफ ब्लेड्स। और जो लाइन है बीच बिल्कुल सेंटर में, दिस पार्ट ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड मिड ब्रेन। और ये मिड ब्रेन से जितने भी फर्दर ये ब्रांच्ड पार्ट्स निकल रहे हैं, ये देखिए, ये फर्दर ब्रांच्ड होते हैं ये मिड ब्रेन, मिड रिब। तो मिड रिब इनको कहा जाता है वेन्स, और ये वेन फिर फर्दर और ब्रांच हैं और उन्हें कहा जाता है वेन्यूल्स। यहाँ पे आप देखिए, ये जो बिल्कुल जहाँ पे लीफ एंड हो रहा है, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड मार्जिन एंड दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द टिप ऑफ द लीफ। ये लीफ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। लीफ बाहर से कैसे दिखता है, लीफ की एक बाहर से शेप कैसी है। लीफ इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ जिस स्टेम के जहाँ से लीफ ने आगे ये जो है डंडी जिस पे लीफ अटैच है, that is called petiole. ये this stem is called petiole, this part is called petiole. फिर लीफ प्लेट्स हैं और बिल्कुल सेंटर में वो जो लाइन जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड मिड रिब। और लीफ का जो बिल्कुल कॉर्नर है, जो पॉइंट है, जो ऊपर से जो टिप है, दैट इज़ कॉल्ड टिप। ये लीफ की वो वाला एरिया जिसे जो बिल्कुल आखिरी पार्ट्स हैं, ये कॉर्नर सारे ये जो है मार्जिन्स कहलाएंगी। और ये मिड रिब जो है लीफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दीज आर कॉल्ड लीफ ब्लेड्स। और ये मिड रिब जहाँ से ये डिवाइड हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द वेन्स जब फर्दर डिवाइड होंगे, दे आर कॉल्ड वेन्यूल्स। ये बाहर का स्ट्रक्चर है, बाहर से एक लीफ कैसे दिखता है। नाउ कम्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, कि एक लीफ अंदर से किन सेल्स से, किन टिश्यूज से मिलके बना हुआ है, कितने लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ हैं और वो कैसे दिखते हैं, किन शेप के हैं टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो किस शेप के हैं, किस साइज़ के हैं, एंड व्हाट इज़ देयर फंक्शन, और उनका काम क्या है। ये लीफ का वो ऊपर वाला एरिया, वो ऊपर वाला सरफेस जिसे हम टच कर सकते हैं, दैट पार्ट इज़ बेसिकली द लेयर ऑफ एपिडर्मिस। वो लेयर कहलाता है एपिडर्मिस। एक लोअर एपिडर्मिस है और एक अपर एपिडर्मिस है। लीफ के जो ऊपर वाली लेयर है, जिस सरफेस को हम टच कर सकते हैं, दैट इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स नोन एज द एपिडर्मिस। सिंगल लेयर है सेल्स की, एक पतली सी लेयर है सेल्स की। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा एक लेयर, सिंगल लेयर ऑफ द सेल जो लीफ के ऊपर लोअर और अपर सरफेस को बनाती है, दीज आर कॉल्ड द एपिडर्मिस लेयर। ये लीफ की एपिडर्मिस लेयर कहलाती है, ये लीफ का एपिडर्मिस लेयर है। और इस लेयर के ऊपर एक वैक्सी लेयर है, एक वैक्स लिपिड से मिलके बना हुआ एक लेयर है नोन एज क्यूटिकल। फिर इस एपिडर्मिस लेयर के नीचे ये ऊपर अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है, लीफ के ऊपर वाला हिस्सा और ये लीफ के नीचे वाला हिस्सा। एपिडर्मिस के बाद जो लेयर आती है सेल्स की, जो टिश्यूज़ हैं, दे आर कॉल्ड मीज़ोफिल टिश्यूज़। फिर मीज़ोफिल टिश्यूज़ दो तरह के हैं, एक है पैलिसेड मीज़ोफिल्स और एक है स्पॉन्जी मीज़ोफिल्स। जो पैलिसेड मीज़ोफिल्स हैं, ये पैलिसेड मीज़ोफिल्स ये बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे हैं ये मीज़ोफिल्स,
और ये मीज़ोफिल्स में बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। इनकी नंबर ऑफ़ क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा है और ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये देखिए पैरासाइट जो मीज़ोफिल्स हैं ये सिलेंडर इन शेप है, सिलेंड्रिकल है, मीन्स दे आर लॉन्ग एंड नैरो, ये पतले और लंबे हैं। सो दे आर नोन एज सिलेंड्रिकल इन शेप, ये शेप में सिलेंड्रिकल है। और इन मीज़ोफिल पैरासाइट मीज़ोफिल के नीचे एक और लेयर है नोन एज द स्पॉन्जी मीज़ोफिल्स, ये स्पॉन्जी मीज़ोफिल्स कहलाते हैं। या इनमें कंपैरेटिवली क्लोरोप्लास्ट की तादाद कम है, नंबर्स में क्लोरोप्लास्ट इन सेल्स में कम है। अगर हम इनको कंपेयर करें पैरासाइट मीज़ोफिल से तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट कम है, यहाँ पे इन सेल्स में इन टिश्यूज़ में फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा है। ये जो स्पॉन्जी मीज़ोफिल्स हैं जो राउंड है, स्फेरिकल शेप में है, छोटे साइज़ में है और इनमें नंबर ऑफ़ क्लोरोप्लास्ट कम है, सो ये कम रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्स के बीच में गैप है और इन गैप्स की ही वजह से गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल है इन एयर स्पेसेस, दे आर कॉल्ड एयर स्पेसेस। यहाँ से लीफ जो है ना मुख्तलिफ गैसियस एक्सचेंज कर सकता है, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के टाइम पे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक करता है, और रात के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक करेगा और ऑक्सीजन की इनटेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। तो ये गैसियस एक्सचेंज जो पॉसिबल है इन प्लांट्स, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ दिस एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द स्पॉन्जी मीज़ोफिल्स। फिर हमारे पास लीफ के स्ट्रक्चर में जो मिड रिप वाला रीजन था लीफ का, जिसमें हम एक्सटर्नल पार्ट जब डिस्कस कर रहे थे, दिस मिड रिप ऑफ द लीफ हैज़ बेसिकली द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़। ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, पतले लंबे ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है जो कि अंदर से खोखले हैं, खाली हैं, पाइप की तरह का काम करते हैं। जो जाइलम टिश्यूज़ हैं वो पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर या अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और जो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं जो रेड कलर में आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड ग्लूकोज बनता है उन्हें मुख्तलिफ प्लांट के हिस्सों तक, मुख्तलिफ पार्ट्स तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का है। So xylem and phloem, they are present in the mid-rib region of the leaf. ये mid-rib region में, mid-rib में मौजूद होते हैं xylem phloem tissues। और इन्हें जो है ये यहाँ पे आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है, दे आर द गार्ड सेल, और यहाँ पे लीव्स में इधर स्टोमेटा मौजूद है। ये जो एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस लेयर में, लोअर एपिडर्मिस में और अपर एपिडर्मिस में एक स्ट्रक्चर है नोन एज स्टोमेटा, एंड द स्टोमेटा हैज़ गार्ड सेल्स। यहाँ पे हम इसे फर्दर स्टडी करेंगे। Over here in this diagram you can see the structure of a stomata. Stomata bean shaped में होते हैं, लोबिया की तरह या किडनी shaped में है। और ये जो है basically stomata has 2 guard cells, उनके पास 2 guard cells हैं। इन guard cells में क्लोरोप्लास्ट की तादाद मौजूद है, इसीलिए ये guard cells जो हैं, बाकी जो एपिडर्मिस लेयर है यहाँ पे आपने देखा कि ये मुख्तलिफ सेल्स हैं एपिडर्मिस लेयर में। इन एपिडर्मिस बाकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो गार्ड सेल्स हैं जो स्टोमेटा को बना रहे हैं, दैट दे हैव क्लोरोप्लास्ट इन देयर सेल। ठीक है, गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है। स्टोमेटा क्या चीज़ है? ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, 2 बीन शेप्ड के गार्ड सेल्स, और ये गार्ड सेल्स में जब बहुत ज़्यादा पानी स्टोर हो जाता है, पानी एंटर हो जाता है आसपास के सेल से, तो ये गार्ड सेल्स जो है ना एक लोबिया शेप्ड में, एक बीन शेप्ड में आ जाते हैं। और ये जब बीन शेप्ड में आ जाते हैं तो बीच में एक सुराख बन जाता है, एक ओपनिंग, एक पोर रह जाता है। दैट ओपनिंग, दैट पोर, वो सुराख जो है स्टोमा कहलाता है। तो बेसिकली स्टोमा वो
सुराख वो ओपनिंग, और दो साइड पे जो गार्ड सेल है जो बीन शेप्ड में है, लोबिया की तरह है या किडनी शेप्ड में है, ये दो गार्ड सेल और जो इनकी बीच की ओपनिंग है, जो बीच का सुराख है, इसे स्टोमा कहते हैं। और दो गार्ड सेल्स मिल के कहलाता है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है पानी की मूवमेंट के लिए। प्लांट से पानी बाहर आता है ट्रांसपायरेशन के दौरान, और इसी ओपनिंग से गैशियस एक्सचेंज भी पॉसिबल है। दिन के टाइम प्लांट्स इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है, बनता है, उसे इसी स्टोमा के ज़रिए, स्टोमेटा की ओपनिंग के ज़रिए बाहर निकाल देता है। ये स्टोमेटा मौजूद है एपिडर्मिस लेयर में, प्लांट की लीफ के ऊपर वाली लेयर में, और जो सरफेस जो नीचे वाली लेयर है नोन एज द लोअर एपिडर्मिस, और जो लीफ के ऊपर वाला पार्ट है दैट इज़ नोन एज अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बेसिकली वही पार्ट है लीफ का जो कि हम टच कर सकते हैं, जो बाहर से हमें नज़र आ रहा होता है। और उसके ऊपर एक और वैक्स लेयर है नोन एज द क्यूटिकल लेयर, जो कि प्लांट को एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर से बचाता है। जो क्यूटिकल है, जो लिपिड लेयर है, जो एपिडर्मिस के भी ऊपर मौजूद है, वो लेयर प्लांट को एक्स्ट्रा पानी के लॉस से बचाता है, बिकॉज एक्स्ट्रा पानी को एपिडर्मिस सेल से बाहर आने नहीं देता, पानी को अंदर रखता है। एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिंग प्लांट फ्रॉम एंटरिंग ऑफ एनी पैथोजन। और ये जो क्यूटिकल लेयर है, ये जो वैक्स लेयर है जो एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद है, ये मुख्तलिफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो प्लांट के अंदर एंटर होकर बीमारियाँ कॉज कर सकती हैं, डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, उनको भी एंटर होने से, मुख्तलिफ पैथोजेंस को, मतलब मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको अंदर दाखिल होने से रोकता है। ये हमारे पास नाउ स्टोमेटल कंट्रोल। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अ लीफ कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग लेयर्स। एक क्यूटिकल लेयर है, हमने कहा वैक्स लेयर है मेड अप ऑफ लिपिड, लिपिड एक लेयर है, अपर एपिडर्मिस है, पैलेसिड म्यूजोफिल है, स्पॉन्जी म्यूजोफिल्स हैं, स्पॉन्जी म्यूजोफिल्स के बीच में जो गैप है दैट नोन एज एयर स्पेस, एंड लोअर एपिडर्मिस है ऑल्सो नोन एज ओपन एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस इज पोरस, उनमें पोर्स मौजूद हैं, ऑल्सो नोन एज स्टोमा एंड स्टोमेटा। जो एपिडर्मिस लेयर में जो सुराख, छोटे छोटे पोर्स मौजूद हैं, उन्हें कहा जाता है स्टोमा या फिर स्टोमेटा। स्टोमेटा बेसिकली गार्ड सेल्स, जो पोर के दोनों तरफ गार्ड सेल्स हैं, उन्हें और उस सुराख को जो गार्ड सेल्स में पानी के भरने की वजह से बनता है, उन्हें साथ में मिलके कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या कंट्रोल है? व्हेन वाटर इज लिमिटेड, स्टोमेटा विल ओपन लेस और इवन रिमेन क्लोज ऑन अ सनी मॉर्निंग। प्लांट कैन अवॉइड डिहाइड्रेशन। जब प्लांट्स में पानी की कमी होती है, जब प्लांट्स बहुत ज़्यादा एवोपरेशन ऑफ वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये जो स्टोमेटास हैं ये बिल्कुल अपने सुराख को बंद कर देते हैं, ये पूरे के पूरे बंद हो जाते हैं, या वो सुराख जो है, वो ओपनिंग जो है थोड़ी सी छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर लॉस सनी डेज़ में, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में पानी, एक्स्ट्रा पानी का लॉस प्लांट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन व्हेन देयर इज़ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, जब ज़्यादा पानी में मौजूद होता है, ठीक है, प्लांट्स में, और प्लांट जो है पानी जाइलम के ज़रिए प्लांट का जो पानी है वो ऊपर आता है लीव्स में, और फिर लीव्स में के जाइलम से ये पानी एंटर होता है इनटू मेसोफिल एयर स्पेसेस, और फिर वहाँ से जो है ये मेसोफिल से होते हुए ये स्टोमेटा तक पहुँचता है, और एपिडर्मिस लेयर में स्टोमेटा तक पहुँचता है। और यहाँ पे जो स्टोमेटा है, वहाँ के जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग है स्टोमा, वहाँ से पानी प्लांट्स लीव्स से बाहर आता है, और जब पानी के ड्रॉप्स बाहर आते हैं और उन पर तेज़ धूप पड़ती है, तो वो पानी अपने लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, और पानी एवोपरेट हो जाता है। पानी वहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ से मूव करते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें पानी ऊपर आता है और फिर स्टोमेटा से बाहर निकलता है और पानी एवोपरेट होता है, इस सारे प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है।
और ये ट्रांसपायरेशन क्यों होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स का बाहर आना और उनका एवापोरेट होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जिस तरह हमें गर्मियों में गर्मी लगती है, हमें पसीना आता है। और पसीना क्यों आता है? क्योंकि पानी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो मैक्सिमम हीट एब्ज़ॉर्ब कर सकता है। हमारी बॉडी के अंदर जो पानी है वो सारा हीट जो गर्माइश है वो एब्ज़ॉर्ब करेगी, जज़्ब करेगी, और जैसे ही वो स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए पानी बाहर आता है तो वो अपने साथ हीट को भी बाहर लेकर आता है। इस तरह हमारा बॉडी टेम्परेचर गर्मियों में कम हो जाता है। प्लांट्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। प्लांट्स के अंदर भी जितनी ज़्यादा हीट होती है गर्मियों में, वो पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, और जब पानी बाहर आता है ट्रांसपायरेशन के ज़रिए तो ये हीट को भी बाहर लेकर आता है। और जैसे ही एवापोरेशन होती है, पानी अपने लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज होता है, उस वहाँ भी ये कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। और इसीलिए जिस एरिया में ग्रीनरी ज़्यादा होती है वहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस, वाटर वेपर्स की प्रेजेंस ज़्यादा होती है। Stomatal resistance can be controlled by opening and closing the stomatal pores. Special cell, the guard cells. Stomata के guard cells होते हैं, वो स्टोमा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। जब गार्ड सेल्स में पानी आता है आसपास के सेल से तो वो एक स्पेसिफिक बीन शेप में लोबिये की शक्ल में आ जाता है, और वो जब लोबिया की शक्ल में आता है तो वो स्टोमा जो बीच का पोर है वो बड़ा हो जाता है, और गैशियस एक्सचेंज भी बिकॉज ऑफ दिस पोर पॉसिबल है। ये जो सुराख है जिसे स्टोमा कहा जा रहा है, ये इसी वजह से प्लांट्स गैशियस एक्सचेंज कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को दिन के टाइम बाहर रिलीज़ करना। रात के टाइम जब फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है तब कार्बन डाइऑक्साइड को सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए अंदर लेना और ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। रात के टाइम जब फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ करता है और ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाता है प्लांट फॉर द सेलुलर रिस्पायरेशन। यहाँ पे आप देखिए गार्ड सेल एंड प्लांट्स होम्योस्टेसिस। गार्ड सेल्स आर किडनी शेप। जो गार्ड सेल्स हैं स्टोमेटा के वो किडनी शेप्ड के हैं विथ थिक इनर वॉल्स। उनकी वॉल्स बहुत थिक होते हैं एंड थिन आउटर वॉल्स। उसके दो वॉल्स हैं गार्ड सेल्स के, एक इनर वॉल और एक आउटर वॉल। When they become full of water, जब गार्ड सेल्स में पानी आ जाता है ऑस्मोसिस के ज़रिए, जब आसपास के सेल्स में से पानी गार्ड सेल्स में आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि गार्ड सेल्स के पास बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट है। जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है इन गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस शुरू होता है और फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज इज़ अ शुगर मॉलिक्यूल। जैसे गार्ड सेल्स में शुगर की तादाद ज़्यादा हो जाती है, सल्यूट की तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो आसपास के सेल्स में, एपिडर्मल सेल्स में से पानी गार्ड सेल्स की तरफ मूव करता है। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन एंड मूव टूवर्ड्स द हाई कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट। पानी की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा उस तरफ मूव करेंगे जहाँ सल्यूट की कंसनट्रेशन, मतलब किसी शुगर या सॉल्ट वगैरह की तादाद ज़्यादा हो, जहाँ पे वो अमाउंट सॉल्ट्स की या शुगर्स की ज़्यादा हो। तो जैसे शुगर ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है गार्ड सेल्स में, तो वहाँ पे पानी आसपास के सेल्स में से आना शुरू हो जाता है और इस तरह गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है। जिस तरह किसी बलून में, किसी गुब्बारे में पानी भरें तो वो बलून एक स्पेसिफिक शेप में आ जाएगा और सख्त हो जाएंगे उसके वॉल्स। इसी तरह गार्ड सेल्स में भी जब पानी आता है अंदर तो गार्ड सेल्स भी बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं पानी की वजह से और एक स्पेसिफिक किडनी शेप्ड में आ जाते हैं। तो इसी तरह इस वजह से जो इनका बीच का पोर है वो बड़ा हो जाता है, जो सुराख है वो बड़ा हो जाता है, जिसे स्टोमा कहते हैं। ये सुराख स्टोमा और गार्ड सेल्स को मिल के कहा जाता है स्टोमैक। वाटर मूवमेंट फ्रॉम लीफ टू एटमॉस्फेयर। पानी कैसे मूव करता है लीफ से बाहर इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में। आफ्टर वाटर हैज़ एवोपरेटेड फ्रॉम द सेल सरफेस ऑफ द इंटरसेलुलर एयर स्पेस, डिफ्यूजन टेक प्लेस। ठीक है,
वाटर हैज़ एवापोरेटेड फ्रॉम द सेल सरफेस, जैसे ही एपिडर्मिस के सेल्स में से, स्टोमेटा में से पानी एवापोरेट हो जाता है तो इंट्रासेलुलर जो एयर स्पेसेस हैं वहाँ पे डिफ्यूजन टेक्स ओवर। द पाथ ऑफ द वाटर, जाइलम में पहले पानी आएगा, पानी रूट से जाइलम में ऊपर की तरफ आ रहा है, फिर वो सेल वॉल ऑफ म्यूजोफिल सेल्स, जाइलम से वो सेल वॉल में हमने पढ़ा था कि सेल वॉल में छोटे छोटे सुराख होते हैं नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा, तो पानी प्लाज्मोडेस्माटा से एंटर होके म्यूजोफिल सेल्स में जाता है, एवोपरेटेड इनटू एयर स्पेसेस ऑफ लीफ, फिर म्यूजोफिल सेल्स से बाहर एयर स्पेसेस में आएगा, डिफ्यूजन अकर्स, वाटर वेपर देन लीफ वाई स्टोमेटल प्रोर, फिर डिफ्यूजन होती है और इस तरह पानी जो है म्यूजोफिल एयर स्पेसेस में से स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में आएगा और गार्ड सेल्स से पानी बाहर जो स्टोमा है, जो स्टोमेटा का की ओपनिंग है, पोर है, सुराख है, वहाँ से पानी होते हुए बाहर आएगा लीव्स के ऊपर, और लीव्स के ऊपर जब पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स आएंगे और उन पे सूरज की रोशनी पड़ेगी तो पानी एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। Significance, the next topic, that is significance of cell wall and chloroplast. Significance, the word significance means importance, कि सेल वॉल की और क्लोरोप्लास्ट की क्या इम्पोर्टेंस है। प्लांट्स, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट्स को एनिमल सेल से मुख्तलिफ बनाते हैं, जो प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग करते हैं। तो ये जो सेल वॉल है प्लांट सेल का, वो कौन सा किरदार अदा करता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है एक प्लांट सेल के लिए, और इसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट है जो एक प्लास्टिड है, जो एक सेल ऑर्गेनल है, जो सेल के अंदर मौजूद है प्लांट सेल के, ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है किसी प्लांट सेल के लिए। सेल वॉल इज़ वेरी टफ, अनफ्लेक्सिबल एंड समटाइम्स फेयरली रिजिड लेयर दैट सराउंड्स अ प्लांट सेल। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेल वॉल एक आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट सेल की, ये रिजिड है, थोड़ा सख्त है, एक स्पेसिफिक शेप में है, और ये प्लांट सेल को एक स्पेसिफिक शेप देता है और एक रिजिडिटी देता है। ये स्टेम्प और जो वुड है वो बिल्कुल सीधे इरेक्ट है बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल। सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल का जो स्टेम्प है वो बिल्कुल सीधा है, ठीक है, वो एक ही शेप में है बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल्स। स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं और प्रोटेक्शन देता है। ये सेल वॉल इतना एक रिजिड स्ट्रक्चर है, सॉलिड सख्त स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से एक प्लांट जो है एक प्रॉपर शेप में है और प्रॉपर शक्ल में है, और प्लांट सेल को प्रोटेक्ट भी करता है बाहर से किसी मैकेनिकल प्रेशर की वजह से। अगर बाहर से कोई प्लांट सेल पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो सेल वॉल बर्दाश्त करता है और सेल के अंदर के जो नाजुक हिस्से हैं उन्हें नुकसान पहुंचने नहीं देता। अ मेजर फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज़ टू एक्ट एज अ प्रेशर वेसल, ठीक है, वो प्रेशर वेसल है, पानी के प्रेशर को बर्दाश्त करता है। जब एक प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा पानी एंटर हो जाता है तो एनिमल सेल इतना ज़्यादा पानी स्टोर नहीं कर सकता बिकॉज एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है, एनिमल सेल आराम से बस्ट हो सकता है। जबकि प्लांट सेल के पास दो चीज़ें हैं जो पानी के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती हैं, एक उनका सेल वॉल जो एक रिजिड सख्त स्ट्रक्चर है, और दूसरा उनका वाटर वैक्यूल जिसमें वो ज़्यादा पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो कंपैरेटिवली एनिमल्स के प्लांट्स को पानी अपने अंदर काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और सेल वॉल के बीच में जो सुराख है प्लाज्मोडेस्माटा है, वो मुख्तलिफ वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह के छोटे छोटे सुराख हैं, तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ से गुज़र सकते हैं। जबकि जो सेल वॉल है वो बहुत सारे बड़े मॉलिक्यूल्स को अंदर एंटर नहीं होता, स्पेशली जो कि बड़े बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें भी अंदर एंटर होने नहीं देता। तो इस तरह सेल को वो मुख्तलिफ चीज़ों से बचाता है। प्रिवेंटिंग ओवर एक्सपेंशन व्हेन वाटर एंटर्स द सेल, द ग्रीन आउटलाइन इन दिस डायग्राम इज़ द सेल वॉल। इस डायग्राम में जो बाहर से आपको ग्रीन स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली सेल वॉल। और ये जो है सेल वॉल जब बहुत ज़्यादा पानी एंटर हो जाता है तो प्लांट सेल को उस पानी के प्रेशर को बर्दाश्त करने की करता है। जो सेल वॉल है वो पानी का एक्स्ट्रा प्रेशर बर्दाश्त करता है जब प्लांट सेल में एक्स्ट्रा पानी एंटर हो जाता है, और सेल को एक स्पेसिफिक शेप में रखता है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है।
जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन की जो है फोल्ड्स होकर थैलेकॉइड स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पे जो बहुत सारे थैलेकॉइड स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर मौजूद है, ये थैलेकॉइड सैक लाइक एक थैले की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे छोटे छोटे पाउच या थैले हों, वो एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं। और इन थैलेकॉइड्स के अंदर, इनकी मेम्ब्रेन्स में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद है। और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेता है स्टोमेटा के ज़रिए, और वाटर लेता है रूट्स के ज़रिए, जो जाइलम से होते हुए मिड रिब तक लीव्स तक पहुंचता है। और लीव्स में हमने डिस्कस किया कि लीव्स में मेसोफिल सेल्स में, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स में, और इसके अलावा गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी की वजह से, वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट की मौजूदगी की वजह से फ़ोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। जब क्लोरोफिल जो ग्रीन एक पिगमेंट है जिसकी वजह से फ्लावर्स के मुख्तलिफ पार्ट्स का ग्रीन कलर है, वो क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी को जज्ब करता है, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म शुरू होता है। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? द वर्ड फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स मेकिंग, प्रोडक्शन। सनलाइट की मौजूदगी में जब प्लांट अपना खाना बनाती है, शुगर ग्लूकोज बनाती है, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ करती है। ऑक्सीजन इज़ द एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, वो इन्वायरमेंट में निकालती है, बाहर रिलीज़ करती है। ये देखें फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ है। प्लांट ड्रॉ अप वाटर, प्लांट्स पानी लेती है थ्रू इट्स रूट्स के ज़रिए। लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के ज़रिए अंदर इन्वायरमेंट से लेती है। लीव्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, और लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स मौजूद है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। प्लांट यूजेस द एनर्जी ऑफ द सनलाइट टू टर्न वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर एंड ऑक्सीजन। फिर प्लांट्स क्या करते हैं, उन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को चेंज कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं इनटू शुगर एंड ऑक्सीजन। शुगर प्लांट स्टोर करता है और स्टार्च की फॉर्म में या फिर इस्तेमाल करता है एनर्जी के लिए। और ऑक्सीजन जो है, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, उसे थोड़ा सा ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के लिए इस्तेमाल करता है ताकि एनर्जी हासिल की जा सके। और जितना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो प्लांट स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकाल देता है एनवायरनमेंट में। अब ये देखिए कि प्लांट्स दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें करता है। एक फूड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, जिसकी वजह से ये फूड चेन भी सारा प्लांट्स पे डिपेंड करता है। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकती है। दे आर ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना शुगर फूड बनाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। फिर ये खाना फूड चेन में जाता है, मतलब कि हर्बीवोर्स जो हैं, जो प्लांट ईटर्स हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। कार्निवोर्स हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं। हम इंसान जैसे ओमनीवोर्स हैं, हम पौधे और जानवर दोनों खाते हैं, उनसे अपने जो है ना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए। जो हमें मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं, जो केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं, हम एनर्जी के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो हम प्लांट्स या फिर एनिमल्स से लेते हैं। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे, अगर प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। और अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो खाना है वो नहीं बनेगा, प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे। जब प्लांट्स नहीं होंगे, फूड नहीं बनेगा, तो हर्बीवोर्स में वो खाना ट्रांसफ़र नहीं होगा, गोट शीप वगैरह जो प्लांट्स खाते हैं। और जब ये गोट शीप्स वगैरह सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, जब उनको खाना नहीं मिलेगा, तो आगे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो शीप गोट वगैरह पे डिपेंड करते हैं, उनको अपना खुराक बनाते हैं। हम इंसान जो जानवरों को और पौधों को जिनका खुराक पौधे या जानवर हैं, वो भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। और इसी तरह हमारे लिए ऑक्सीजन भी बहुत ज़रूरी है। हम इन्वायरमेंट से
ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं ताकि हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो सके, ग्लूकोज को तोड़ सके हमारा सेल और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगा हमारे इन्वायरमेंट में तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होंगे तो खाना नहीं बनेगा। और जब ये खाना नहीं बनेगा तो बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और वो सारे उन सब की सर्वाइवल ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं है। That was the end of the lecture. I hope it was easy and it is clear to all of you. Thank you so much.